चलिए एक बार वेनेजुएला पर नजर डालते हैं। कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि यूएसए ने किसी देश पर गलत नजर डाली हो। ये उसकी आदत है, साम्राज्यवादी इंपीरियलिस्ट कंट्री है। उसकी तो हमेशा सोच रहती है कि पूरी दुनिया के संसाधन उसके लिए प्रयोग किए जाएं। लेकिन कभी आप इसको इस दृष्टिकोण से देखिएगा कि वेनेजुएला पर वो अटैक करता है, राष्ट्रपति को वहां से दिन दहाड़े उठा ले जाता है। ऐसे ही कभी उसने इराक पे किया था, सद्दाम हुसैन को एक फर्जी केस में मृत्युदंड की सजा दे दी थी। लीबिया में किया, कर्नल गद्दाफी के साथ भी यही किया। 89 में पनामा में भी वो ऐसा ही हरकत कर चुका है। यहाँ क्यों सफल हो जाता है? वियतनाम में तो नहीं सफल हुआ। 1954 to 73 19 साल लड़ा अमेरिका, 58,000 सैनिक मारे गए, हार कर लौटा था। तो थोड़ा सा कुछ चीजों को और ध्यान रखिएगा। अमेरिका की आदत है, वो दुनिया के हर क्षेत्र के संसाधनों पर अधिकार रखना चाहता है। आज अफ्रीका के सभी देश सिवाय साउथ अफ्रीका के आपसी संघर्ष का शिकार हैं। क्यों? क्योंकि वहां के जो खनिज संसाधन है उसका दोहन ये देश करना चाहते हैं, पश्चिमी दुनिया करना चाहती है। किसी न किसी कबीले को, किसी न किसी धड़े को, कभी किसी सैन्य तानाशाह को भड़काकर ये लोग उसके द्वारा वहां के खनिज निकालते हैं। दिक्कत तब आ जाती है इन देशों को जब वियतनाम जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। आप लोगों को थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं। वियतनाम को इन लोगों ने 2 भागों में बांटा, पश्चिमी दुनिया ने। लेकिन उत्तरी वियतनाम में जो है हो ची मिन्ह बड़े जनप्रिय थे, जनता उनके साथ एकजुट हो गई। 19 साल तक यूएसए के लड़ने के बावजूद यूएसए ये हरकत न कर पाया था जो उसने निकोलस मादुरो के साथ की। लेकिन वेनेजुएला में क्या दिक्कत हुई, निकोलस मादुरो के साथ क्या समस्या थी, थोड़ा इसको भी समझें। देखिए, कट सच्चाई से हम इनकार नहीं कर पाएंगे। खुद मादुरो या उनके पूर्ववर्ती जिसके उत्तराधिकारी थे ह्यूगो सावेज, वेनेजुएला में ये सब तानाशाह की भूमिका में आ जाते हैं। जनता को काफी निराशा होने लगती है। आखिर कुछ तो बात रही होगी कि वेनेजुएला में 80 लाख लोग देश छोड़कर अड़ोस पड़ोस के देशों में भाग गए हैं। रोजगार है नहीं, इन्फ्लेशन 1,30,000% तक पहुंच गई। कागज के भाव भी वहां की करेंसी का मूल्य नहीं रह गया। और तेल का सबसे बड़ा स्रोत होने के बावजूद जब तेल की कीमत घटती है तो अर्थव्यवस्था संकट में आ जाती है, विदेशी मुद्रा कोष ध्वस्त हो जाता है, जीडीपी गिर जाती। ऊपर से एक तानाशाह जो जनता को सिर्फ अपने इशारे पे चलाना चाहता है। यूएसए जैसे देशों के लिए इतना पर्याप्त है। पर उन्होंने वो सावेज के खिलाफ भी वही किया था, वही निकोलस मादुरो के खिलाफ किया कि विपक्ष में तमाम लोगों को हार दिया, नोबेल तक दिलवा दिया। और जनता का एक बड़ा हिस्सा, देखिए ये हकीकत है। अगर आप बार बार ट्रंप को दोष देंगे, हम नहीं ट्रंप की प्रशंसा कर रहे हैं, ट्रंप की दृष्टि तो साम्राज्यवादी है ही, लेकिन इसको भी तो जरा आप सोचिए कि आखिर निकोलस मादुरो के पक्ष में जनविद्रोह क्यों नहीं होता है? क्यों? 80 लाख लोग देश छोड़ के चले गए हैं, जो हैं उनको बहुत जबरदस्त इन्फ्लेशन का, बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक अभाव इस कदर है कि आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं है। यही मौका मिलता है ऐसे लोगों को। मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, कभी कभी इस तरह की चीजें क्रिएट भी की जाती। पहले सद्दाम हुसैन पर तमाम प्रकार के प्रतिबंध, जिसको एम्बार्गो कहते हैं, लगाए गए। प्रतिबंध लगाने के बाद सद्दाम हुसैन के देश यानी इराक की स्थिति बड़ी नाजुक हो गई। ऑयल फॉर फूड योजना के तहत थोड़ा सा तेल बस वो निर्यात कर पाता था, दवा तक का अभाव हो गया। बस शुरू हो गया प्रचार तंत्र सद्दाम हुसैन को बदनाम करने में। जनता ने साथ छोड़ दी। कुछ कुछ यही स्थिति जो है निकोलस मादुरो के विरुद्ध भी हुई। अब ऐसे में याद आता है कि उसी यूएसए के एकदम
सामने क्यूबा जैसा छोटा सा देश 1959 से अपना अस्तित्व बनाए रखता है। फिदेल कास्ट्रो को ऐसे उठा ले जाने की हिम्मत वैसे की नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि तब यूएसएसआर 1991 तक सुपर पावर था और यूएसएसआर जिसका उत्तराधिकारी कह लीजिए आज रूस है, उसके प्रत्यक्ष समर्थन और संरक्षण के कारण से क्यूबा में अमेरिका की हिम्मत नहीं डटी। आजकल लोग बोलते हैं कि ईरान में भी शायद कुछ ऐसा ही अमेरिका कर ले जैसा कि उसने अभी वेनेजुएला में किया है, लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, यदि ईरान की जनता वहां के शासन तंत्र से नाराज होकर साथ छोड़ देगी तब अमेरिका कर लेगा, लेकिन अगर ईरान की जनता एकजुट रहेगी और शासन तंत्र के साथ खड़ी रहेगी तो शायद वो ना कर पाए। तो असली चीज ये भी होती है कि जनता का समर्थन कितना मिल रहा है। एक लोकतांत्रिक देश में जहां नेता जनप्रिय है, कर पाना बड़ा कठिन हो। और दूसरी चीज ये है, ईरान रशिया के लिए भी जीवन मृत्यु का प्रश्न है। रशिया ईरान के थ्रू ही कैस्पियन से होते हुए हिंद महासागर तक पहुंचता है। इतनी आसानी से दाल नहीं गलने देगा। लेकिन कुछ आप संकेत समझ रहे होंगे। यूएसए ने वेनेजुएला के साथ जो करना था कर लिया, रशिया यूक्रेन के साथ जो करना था कर रहा है, कल चाइना ताइवान के साथ भी कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ऐसा अप्रोच बन गया है कि सब बड़ी ताकतें अपने मन पसंदीदा लक्ष्य प्राप्त कर ले रही हैं, दुनिया को धता बताते। तब उनके लिए न तो कोई मानवतावाद है, न तो उनके लिए तो कोई लोकतंत्र है, और बाकी दुनिया सिर्फ असहाय सी स्थिति में देखती रह जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं का कोई अस्तित्व है, औचित्य है, समझ में भी नहीं आता है। इन पे विचार करिएगा। धन्यवाद।